सभी लोग लाइव हो चुके हैं। आइए आज आपको मैं एक बहुत दिन से मैं काम नहीं कर रहा था, सब लोग इसको शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। मेरा बोर्ड बहुत मुश्किल से मिटा है, मैंने आज दिया था रील में, तो उसी में यूट्यूब में पता चला कि कोलगेट डालने से ये मिटता है, तो बहुत मेहनत करने से मिटा है। ज़्यादा लिखने का काम नहीं है, ज़्यादा समझने का काम करो और समझो। मैं व्याकरण शास्त्र के वादी प्रकरण पे चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों के बड़े प्रॉब्लम आते हैं, बड़ी समस्याएं आती है। एक प्रयोग है आनर्च, तो आनर्च में कैसे बनता है, यह प्रयोग सिद्ध कैसे होता है। आप लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको ये पता है कि वादी प्रकरण में तिङंत प्रकरण का व्याख्यान किया गया है। भू आदि जो प्रकरण है इसे तिंग आते हैं, तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस त आताम झ थास आथाम धम इट बहिंग महिंग, तो ती से लेकर के न तक तिंग कहे जाते हैं। उसमें बस मस तक तिस होते हैं और त से लेकर न तक तंग होते हैं, ये प्रत्याहार कहे जाते हैं। प्रत्याहार का मैं आपको बताया था। आप लोग प्रत्याहार का मतलब अभी तक प्रत्याहार बनाने वाले नहीं समझते हैं, तो प्रत्याहार बनाने के लिए मैं प्रत्याहार लिखा भी था। मैं आपको फिर एक बार लिख देता हूं प्रत्याहार होता कैसे है। आदि रंत्यन संहिता सूत्र है, क्या है? आदि रंत्यन संहिता, आदि रंत्यन संहिता ये कहता है अंत इत के सहित जो आदि। खाली विद्यार्थी ये समझते नहीं है कि अंत इत के सहित क्या होता है। अंत इत है न, और उसके सहित आदि क्या है? आदि है टिप का ती। तो अंत इत के सहित आदि हुआ, दोनों मिला करके तिंग। कोई भी चीज मान लो कि अंत इत हुआ ण, उसके सहित आदि हुआ अण, या अण बीच वाले का बोध कराता हुआ, या आदि अपना भी बोध कराएगा। ण का बोध होगा नहीं, क्योंकि हलद्यम उपदेश अंत्यम हलित्यात। प्रत्याहार में इकार का ग्रहण नहीं, ये अनुबंध का ग्रहण नहीं होता। इताम ग्रहणम प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में इत का ग्रहण नहीं होता। यदि ऐसा होने लगे तो अनुनासिक में अनुनासिक अनुनासिक, यदि प्रत्याहार में इत वर्णों का ग्रहण होगा तो अनुनासिक में जो इकार है, यह इकार को यण हो जाएगा, ई को यण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क जो है ऋद्रिक का क वो है इत है और प्रत्याहार में आ जाएगा। तो अनुनासिक उपदेश है जनुनासिक इत, पाणिनि जी ने कहा है। तो अनुनासिक में पाणिनि जी ने यण किया नहीं, यण नहीं किया। इससे ग्रहण जाना जाता है कि प्रत्याहार में अनुबंधों का इतों जो इत हैं, इत वर्ण उनका ग्रहण नहीं होता है। तो आप समझ गए, ये है अनुनासिक के निर्देश से यह पता चलता है कि प्रत्याहारों में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। यदि इत वर्ण का ग्रहण होगा तो ककार के ग्रहण हो जाने से ये आ जाएगा। तो तिंग आते हैं। तो धातु क्या है, हमको मैंने आज आपको इसी बोर्ड को मिटाते समय कहा था कि मुझे आनर्च बताना है। आनर्च, आनर्च प्रयोग बनता है। आनर्च कैसे बनता है? ये द्विहल धातु है, अर्च पूजायाम। क्या धातु है? अर्च पूजायाम। अर्च पूजायाम धातु में पूजा अर्थ में अर्च धातु होता है, अर्चना करना। पूजा अर्थ में अर्च धातु होता है, इसलिए ये द्विहल धातु है। अच, अर्च। अर्च धातु से लिट लकार आया। क्यों आया? परोक्षे लिट, परोक्षान्यतन भूतार्थ वृत्तोर धातोर लिट स्या। परोक्ष और अनद्यतन तो बहुत पीछे है, आज का नहीं। अद्यतन मैंने आज, अनद्यतन मैंने पीछे, आज का नहीं। कौन आज का नहीं? परोक्ष का जो बहुत पुराना, जिसको मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखा, वो ऐसे इतने पुराने जो होते हैं, जो परोक्ष अर्थ में अर्च होता है। तो अर्च धातु है, ये द्विहल धातु है। अब
लिट लकार आया, लिट के स्थान में तिप आया, तिप को णल हुआ। परस्मय पदानाम णल तुसु स्थल थुस णल बमा। इस सूत्र से टिप को णल आदेश हुआ। णल में रकार की संज्ञा हो गई, लकार की संज्ञा हो गई, बच गया क्या? अ। अब अर च अ हुआ। अब इसमें एक विद्यार्थी का शंका है, इसलिए ये प्रयोग थोड़ा सा टेढ़ा है। अर्च अ जब प्रयोग हुआ, अर्च अ जब प्रयोग हुआ तो सूत्र लगा द्वित्व करने वाला। कौन द्वित्व करने वाला सूत्र है? द्वित्व जो करता है सूत्र लिट लकार में, वो कौन है? ये आप लोग जानते हो? लिटि धातो रणभ्यासस्य। लिट परे अनभ्यास जो धातु अवयव, लिट के परे लिट कौन है? ये आकार में लिट आ गया। जो आदेश होते हैं स्थानीयवत होते हैं। स्थानीय क्या है? तिप। उसके स्थान में क्या हुआ? नल। और तिप किसके स्थान में हुआ? लिट के स्थान में। तो सब में क्या हुआ? लिट आता गया, लिट तो धर्म आता गया। तो अर्च जब अ हुआ उस दशा में लिटि धातु और अनभ्यास करते, तो अनभ्यास का जो धातु कौन है? अर्च। इसको अभ्यास हो भी हुआ नहीं। इसमें दो चीज होते हैं, जब द्वित्व होता है, जब दो बार होता है तो पूरे दोनों का क्या होता है? अभ्यस्त संज्ञा होता है। ध्यान रखना, पहले वाले का क्या होता है? अभ्यास संज्ञा। और दूसरे वाले का क्या होता है? आम्रेडित संज्ञा। सूत्र नहीं पढ़े, तस्य परमाम्रेडितम तस्य द्वित्वस्य परम रूपम आम्रेडित संज्ञम चार। और पहले वाला क्या है? अभ्यास संज्ञा। अत्र ये जो बीते तो ये पूर्व अभ्यास संज्ञा चार और उभय अभ्यस्तम, दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है। यहां कह रहा है कि लिटि परे, लिट के परे रहते अनभ्यास जो धातु, उसका अवयव जो प्रथम एकाच, तो एकाच जो है यह तो है एकाच, अच तो इसमें एक है, लेकिन ये कहता है आदिभूताद अचः परस्य तु द्वितीयस्य। आदिभूत में अच है, उससे पर द्वितीय को होता है, तो वो हलादि धातु को करता है। हलादि धातु करता है। ये अजादि धातु है, अच है इसमें, अर्च में अच अ है। तो इसीलिए द्वित्व जब हुआ तो रकार, किसी ने विद्यार्थी ने शंका किया हमसे कि आचार्य जी रकार को क्यों द्वित्व, रकार को जब द्वित्व है तो अर्च अर्च जब होता है, अर्च और अर्च द्वित्व हो गया, तो रकार को और चकार की दोनों की संख्या होगी हलादि शेषा के। तो हलादि शेषा कहता है अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अन्यो हलो लुप्यन्ते। अभ्यास का आदि हल शेष रहता है और अन्य हल का लुप होता है। जब अभ्यास में आदि हल रहेगा तब ना, अभ्यास में आदि में क्या है? अभ्यास में आदि में अच है, इसीलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति यहां पर होगी ही नहीं। इसीलिए आदिर हल, आदि में हल है ही नहीं, आदि में अच है, इसीलिए अभ्यास का ये दोनों हल की संज्ञा हो जाएगी। तब अ अर्च बनेगा, तब सूत्र लगा अ अर्च अ हुआ, तब सूत्र लगेगा तस्मानुड दुहला। तस्मानुड दुहला सूत्र है, कहता है, ये सूत्र कहता है कि द्विहलो धातु और दीर्घी भूतात। द्विहल जो धातु, द्विहल धातु कौन है? अर्च, र च दो हल है इसमें, और दीर्घी भूता, तो इसको अत आदेश से दीर्घ कर दो। कहता है अभ्यास में जो आदि में अकार, उसको दीर्घ होता है, तो अकार को दीर्घ हो गया तो क्या हो गया? आ हो गया, अ को आ हो गया, आ अर्च अ। ऐसी इस दशा में दीर्घीभूतात अकारात परस्य द्विहलो धातु और नुत्स्या। द्विहल धातु को, द्विहल धातु कौन है? अर्च। दीर्घीभूत कौन है? अकार का आ, उसे पर धातु को नुट हो गया, तो नुट हो गया, तो नुट में
उकार की संज्ञा हो गई उपदेशी जन्मांश से, टकार की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, तो क्या हो गया, न बच गया, न हल बच गया, तो न में अ मिल गया, नर्च, आ नर्च, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। आनर्च प्रयोग टेढ़ा है, इसलिए मैंने बताया था कि विद्यार्थी को यह शंका होता है कि आचार्य जी इसमें आदिभूत जो अच है वो तो है नहीं, तो क्या आकार की संज्ञा क्यों नहीं होती है, ये विद्यार्थी का शंका हुआ। ये दोनों हल की संज्ञा हो गई, रकार की और चकार की। आनर्च में क्या व्यवस्था है, आप बताए थे आपको, और तो आदिभूता दचा परस द्वितीय, तो आदिभूत अस्य पर तो द्वित्व तो हो गया, अर्च अर्च द्वित्व हो गया, लेकिन आकार को हलादि से हलादि से क्या कहता है, अभ्यास, अभ्यास जो है पूर्व वाला, पूर्व में जो द्वित्व से पहले है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। तो अभ्यास आदिर हल शिष्य थे, अन्यो हलो लुप्यन्ते, अन्य हल का लुप होता है। तो अभ्यास के आदि हल तो र को है, र बचना चाहिए। विद्यार्थी का शंका हुआ कि अभ्यास में आदि हल कौन है, र बचना चाहिए अभ्यास में, अ क्यों बचता है, ये शंका है। भाई अभ्यास में आदि में र नहीं है, अभ्यास के आदि में तो अ है, अच है, इसीलिए र और च दोनों का लोप हो जाएगा। अभ्यास से आदिर हल यदि बचेगा तब तो शेष रहेगा, ये र और च शेष रहेगा ही नहीं, अशेष रहेगा। अ को अत उपधाया से दीर्घ हो गया, तो दीर्घ होकर के क्या हो गया, आ, और उसके बाद दीर्घभूत जो आकार है उससे परे जो द्विहल धातु है, उस द्विहल धातु को नुट का आगम हो जाएगा, नुट में उठ निकल गया, अनुबंध लोप हो गया, तो न बचा, तो क्या बना, आनर्च, आनर्च यह प्रयोग सिद्ध हुआ। ये इस प्रकार से इस प्रयोग की सिद्धि होती है। विद्यार्थी लोग ध्यान रखें, जो आप लोगों को प्रयोग नहीं आता है, व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी है, मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में भेजो, आप लोग वो प्रयोग भेजो, मैं यहां से सिद्ध करके आपको बताऊंगा समझा करके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जो विद्यार्थी को जो प्रयोग आता है वो कमेंट में भेजोगे तो मैं उसकी सिद्धि बताऊंगा, और आप लोग इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये व्याकरण शास्त्र, मेरे पास साधन का अभाव है, आप लोगों के शेयर से ही ये आगे बढ़ेगा, तो इसको आगे बढ़ाओ ताकि मेरी व्यवस्था जल्दी जल्दी बने और मैं आप लोगों को विस्तार से सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आगे मैं आपको प्रयोग बताऊंगा कि आस कासो आम विधानात मत्स्य न इत्वम, इस लाइन को मैं समझाऊंगा, यह भी विद्यार्थी का एक शंका है। तो अगले वीडियो में इसको देखते हैं। चलो शेयर करो और बढ़ाओ।